शांति। आज हम इस विषय पर थोड़ा सोचेंगे कि स्थिति से परिस्थिति होती है या परिस्थिति से स्थिति होती है। अर्थात अवस्था से वायुमंडल है या वायुमंडल से अवस्था होती है। अक्सर हम देखते हैं अपने जीवन के अंदर, जब हम अपने किसी भी कार्य के अंदर, चाहे वो कार्य व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत हो या वो कार्य उसका पारिवारिक हो, चाहे वो अकेला कहीं किसी स्थान पर बैठ करके वह कार्य करता हो, या फिर वो अपने किसी घर के स्थान पर या ऑफिस के स्थान पर वहां बैठ करके कोई कार्य करता हो, या फिर वह किसी बहुत बड़े संगठन के बीच में कोई कार्य करता हो, परंतु जहां भी वह कार्य करता हो तो कार्य करते समय उसको अपनी स्थिति एकाग्रता वाली बना के रखनी होती है। यदि कहीं भी उसकी एकाग्रता टूटती है या उसका ध्यान हटता है या ध्यान टूटता है या ध्यान कहीं मुड़ता है, कहीं और स्थान पर यदि वो चला जाता है, तो वह व्यक्ति उस अवस्था में अपने कार्य के अंदर अवश्य ही कोई ना कोई भूल जरूर करता है। फिर वो छोटी भूल भी हो सकती है या फिर कोई बड़ी भूल भी हो सकती है, और वह भूल तब तक होती रहती है जब तक वह एकाग्रता के साथ कार्य को फिर से करता नहीं है। तो इस कार्य को एकाग्रता के साथ करने के लिए उसे क्या करना पड़े, और जब एकाग्रता टूटती है तो उसके कारण क्या हैं? तो कारण और निवारण, और फिर उस स्थिति को बनाने की विधि, आज हम थोड़ा सा उस विषय के बारे में जानकारी लेंगे। किसी भी स्थिति और परिस्थिति और उस स्थिति और परिस्थिति के प्रमाण हमें जीवन के अंदर अपनी दैनिक दिनचर्या के अंदर चलना होता है। अब उस चलने में हमारे जो भी कार्य हो, चाहे वो अपने परिवार अर्थ या अपने घर के अर्थ या अपनी ऑफिस के अर्थ या अपनी किसी सर्विस के अर्थ या फिर अन्य किसी भी सामाजिक कार्य करने के अर्थ, या कोई भी अपने शौक की किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के यदि हम कार्य करने बैठते हैं, तो जैसे हमें एकाग्रता का ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे हमें उस एकाग्रता के साथ साथ स्थिति को बनाने के लिए हमें और किन किन बातों का ध्यान रखना पड़े। जैसे कार्य हमें
एकाग्रता के साथ जब करना होता है तो पहले हमें अपने कार्य के विषय में कि वह कार्य कितना गंभीर है, वह कार्य सर्व के बीच होते हुए भी, संगठन के बीच होते हुए भी हम यदि कर सकते हैं तब तो कोई प्रश्न नहीं उठता कि एकाग्रता टूटेगी। परंतु जब कोई कार्य एकाग्रता से ही करने वाला होता है तो हमें पहले उस कार्य को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना आवश्यक होता है, और समझने के लिए हमें उसके बारे में, उसके विषय में उसका ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। तो पहले हमें ज्ञान प्राप्ति हो उसके लिए, अर्थात बौद्धिक स्तर से हमारे पास उसकी जानकारी होना आवश्यक है। सिर्फ जानकारी से काम नहीं बनता, वह जानकारी जब समझ के साथ उपयोग में लाई जाती है तब वह जानकारी हमें सफलता दिलाती है। तो जानकारी को महसूस करना अर्थात बहुत अच्छी तरह से उसकी गंभीरता या सरलता को समझना बहुत आवश्यक होता है, और वो समझने के पश्चात उस कार्य की गति, उस कार्य का समय, उस कार्य को करने की सहज विधि या उस कार्य के करने की मुश्किल विधि, उसके विषय में भी जानकारी और समझ लेना अति आवश्यक होता है, या फिर अपने मन के अंदर उसके लिए प्लान बनाना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है कि हम उस कार्य के लिए कितना समय दे सकेंगे, देना चाहिए या देना पड़ेगा। उसका गणित उस कार्य को आरंभ करने से लेकर के समाप्ति तक का हमें समझ लेना और उसकी गिनती समय की रखना आवश्यक हो जाता है। उसके पश्चात उस कार्य को हमें समय पर पूरा करने के लिए जो भी हम विधि अपनाएंगे, चाहे सरल विधि चाहे तो कठिन विधि, उसको भी जान लेना, समझ लेना आवश्यक। फिर उस विधि के अंदर यदि मैं अकेली या अकेला ही उस कार्य को कर सकता हूँ पूर्ण रूप से और उसको अंतिम अंजाम दे सकता हूँ, तो मुझे किसी भी साथी की आवश्यकता नहीं है। परंतु यदि वह कार्य सहयोगी मांगता है, किसी का उसमें साथ चाहिए, किसी का उसमें सहकार चाहिए या किसी का सहयोग चाहिए, तो हमें उस सहयोगी व्यक्ति को भी उस कार्य का ज्ञान देकर, समझ देकर और उसे तैयार करना पड़े, और उसे भी पूरी जानकारी देनी पड़े कि इस कार्य को आरंभ करने से लेकर के समाप्ति करने के तक कितना समय आपको हमारा सहयोगी बन करके रहना है।
कभी कभी कोई कार्य उसका रिहर्सल मांगता है, तो हमें उस कार्य का रिहर्सल भी अवश्य ही करना पड़ता है। कोई कार्य है हमें रिहर्सल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु हमें करना है। तो रिहर्सल करने के लिए भी हमें समय का एक गणित जो है वो बुद्धि में रखना पड़ता है। और जब कोई कार्य हमें तुरंत करना होता है या रोज की दिनचर्या के साथ करना होता है, तो हमें उसका रिहर्सल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कोई कोई बात का प्रयोग हम तुरंत कर सकते हैं और कोई कोई बात का या कार्य का प्रयोग हम तुरंत नहीं कर सकते हैं, उसे समय देना पड़ता है। तो वो समय उनको देना आवश्यक हो जाता है। उसके पश्चात उस कार्य को जब करते हैं तो हमारे पास अंदर की शांति का होना भी अति आवश्यक है। यदि हमारे मन के अंदर, बुद्धि के अंदर अर्थात आत्मा को शांति नहीं है, अंदर में किसी न किसी बात का टेंशन, चिंता है, जो चिंता कार्य करते समय भी हमें चिता की तरह अंदर ही अंदर संकल्पों की लकड़ियां हमारी चिंता की चिता में डालती रहती है, तो हम उस कार्य को कर नहीं पाते। तो मन की अशांति भी कार्य को सफल होने नहीं देगी। अतः हमें अपने आत्मा की स्थिति को शांति की बनानी आवश्यक हो जाती है। उसके साथ साथ यदि हमें वायुमंडल, चाहे हम अकेले हैं तो हमारी मन सृष्टि का वायुमंडल शांत हो, हम अकेले हो, हम एकांत में हैं, ऐसी महसूसता के साथ किसी ऐसे स्थान पर बैठ कर के कार्य करें, यह आवश्यक हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि परिवार के बीच काम करते हैं या ऑफिस में काम करते हैं या फिर कहीं जनरल सामाजिक संगठन जहां पर है वहां काम करते हैं, तो हमें वह अकेलापन, वह एकांत और आत्मा को निशब्द माना आवाज न हो ऐसी बाहर की शांति और फिर अपने मन की भी शांति, इन सभी का होना आवश्यक हो जाता है। तो अंदर की बाहर की दोनों तरफ से शांति का होना बहुत आवश्यक होता है। फिर हम और आगे बढ़े। वायुमंडल, वायुमंडल में ये तो हमें सुविधा मिली, परंतु यदि उस वायुमंडल में जो भी व्यक्तियां अपना अपना कार्य कर रही हैं, वह व्यक्तियां वह भी अंदर बाहर से शांत यदि रहती हैं और हमें बीच बीच में आकर के किसी और सब्जेक्ट को लेकर के यदि हमारे से वार्तालाप नहीं करती है, किसी भी व्यर्थ बातों का वर्णन यदि नहीं करते हैं, तो हमारी एकाग्रता उस कार्य के लिए बनी रहती है। जैसे घरों के अंदर हम देखते हैं,
ऑफिस में या तो कहीं संगठन के बीच में हम देखते हैं, या कभी हम अकेले बैठ के कोई कार्य को ध्यान से, एकाग्रता से, मन लगा के करने बैठते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमें आकर के यहाँ वहाँ का कोई समाचार जिसमें हमारा भी अपना इंटरेस्ट होता है, अगर वो हमें वह समाचार सुनाते हैं आकर के, भले एक वाक्य ही बोल करके जाते हैं, तो हमारे मन प्रदेश के सरोवर के अंदर जैसे कि एक पत्थर फेंक करके जाते हैं और वो पत्थर से वृत्त के ऊपर वृत्त, वृत्त के ऊपर वृत्त अर्थात संकल्प चलने शुरू हो जाते हैं और ध्यान भंग होता है, एकाग्रता टूटती है। और जैसे ही ध्यान भंग होता है, एकाग्रता टूटती है, तो हमारी स्थिति भी बदलती है और स्थिति बदलने से तुरंत परिस्थिति में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारा ध्यान बट गया, तो जो ध्यान बटा, एकाग्रता टूटी, उसके वाइब्रेशंस और फिर हमारा इंटरेस्ट, हम उस व्यक्ति से जानना चाहेंगे, फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, फिर ये तो होना नहीं चाहिए था, होना चाहिए था। फिर कभी वो हम समा नहीं सके, जब तक वह वृत्त के ऊपर वृत्त बने। हम कुछ घड़ी के लिए स्वयं की अंदर की स्थिति को समा नहीं सके, जो हलचल की स्थिति आई। अगर उस हलचल को थोड़ा धीरता से समा करके जब तक शांत नहीं होते हैं, तब तक स्थिति बनती नहीं है और हम परिस्थिति ने जो आकर के हमारे ऊपर वार किया, हम उसके वशीभूत हो जाते हैं। अर्थात किसी ने मुझे कुछ सुनाकर प्रभावित किया और मैं उस प्रभाव के अंदर कुछ घड़ियों तक अपनी स्थिति को बिगाड़कर और समा न सकने के कारण फिर हमारी वाचा में वो निकलने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे संगठन हो, फिर वाचा में बोलना शुरू होता है। अब वो बोल किसी को अच्छा लगा न लगा, क्योंकि हम हलचल में वह बोल निकालते हैं, तो बोल के अंदर भी जो हलचल के बोल होते हैं वो अलग होते हैं, जोश के होते, क्रोध के होते। और ये हलचल की स्थिति यदि बार बार निर्माण होती है और यदि हमें अपनी मन स्थिति को अंदर बाहर शांत बनाना नहीं आता है, तो ये बार बार का जो अभ्यास है या बार बार की जो हलचल है, वो क्या करती है, हमें तीखा बोलने पर, कड़वा बोलने पर या मुख से वाक युद्ध करने पर हमें तैयार कर देती है। हम योद्धा की तरह एकदम पेश आते हैं उनके सामने और फिर हम युद्ध करने जैसे कि मैदान में आ जाते हैं। आपने ऐसा किया, वैसा किया, डिस्टर्ब किया, हमारा काम बिगाड़ दिया, आपको पता नहीं, आपको अक्ल नहीं, आपको समझ नहीं, ये क्या करते हो, कुछ यहाँ तो बस बैठना नहीं चाहिए, ये करना नहीं चाहिए, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, पता नहीं। प्रत्येक घर में, ऑफिस में, हर जगह पर दो पार्टी के बीच में फिर ये संवाद विसंवाद और फिर उस स्थिति परंतु परिस्थिति से प्रभावित स्थिति में वश होकर के हम लड़ने झगड़ने तक आ जाते हैं और फिर वह लड़ाई झगड़ा धीरे 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 बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है और आखिर
वह बढ़ते 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 उस व्यक्ति के लिए वह एक टेंशन बन जाता है, एक चिंता का खड़क बन जाता है, पहाड़ बन जाता है और वो परेशान हो जाता है। और उसकी वह परेशानी सदैव उसके ऊपर, जैसे घोड़े पर घोड़ेस्वार जब बैठता है तो घोड़ा तेज भागता है, उसके हाथ में उसकी लगाम रहती है, परंतु जो स्थिति के वश, परिस्थिति के वश, स्थिति परिस्थिति दोनों बिगाड़ के बैठता है, उसकी लगाम घोड़े की अपने हाथ में नहीं रहती है और घोड़ा भागता है, इतना भागता है, आखिर उसको अपनी सवारी से नीचे गिरा देता है। वह इंसान भी परेशान होकर असफल होता है, अपना कार्य कर नहीं पाता है, कार्य करने में वो हार खाता है और उस हार की उसे कई प्रकार से सजाएं मिलती है, जिसके अनुभवी आज हर एक व्यक्ति है कि जब एकाग्रता टूटी परिस्थिति के वश, कितना हमने किसके दिल को तोड़ा, कितना किसको खरी खोटी सुना दी, कितना परिस्थिति के वश होकर के हमने स्वयं को भी ऊपर नीचे कर दिया, जोश किया, क्रोध किया, जोश और क्रोध में कई बार घर छोड़ के भी चले गए, कई बार क्रोध जोश में आकर के अपना हाथ चला दिया, कई प्रकार के विपरीत कर्म जो करने नहीं चाहिए वो कर डाले। कहने का तात्पर्य यही है कि परिस्थिति का प्रभाव हमारे पर नहीं होता, लेकिन स्थिति का प्रभाव हमें अपनी परिस्थिति पर डालना होता है, क्योंकि परिस्थिति जो हमारे सामने है वो तो रहने ही वाली है, परंतु उस परिस्थिति में हमको अपनी स्थिति, एकाग्रता की, ध्यान मग्न अपने कार्य करने के लक्ष्य प्रति और अपने कार्य को करने के प्रति, अपने कार्य की गति के प्रति, अपने कार्य को पूर्ण करने के समय के प्रति हम ध्यान में रखें और उसको करने के लिए और फिर सफलता को पाने के लिए हमें क्या करना पड़े, संतुलन लाना पड़े, या फिर हमारे पास उसके संयम की या कंट्रोल की पावर होनी चाहिए। और वो पावर हमें कहाँ से मिलेगी? तो वो पावर मिलती है मेडिटेशन करने से, उसमें भी राजयोग करने से हमारी वह स्थिति को हम पावरफुल बना सकते हैं, जिस पावरफुल योग को करने से हमारे अंदर पावर्स आती है और वो पावर्स हमें परिस्थिति पर विजयी बनाता है। इसीलिए राजयोग जीवन जीने की कला तो है ही, परंतु किसी भी परिस्थिति का परिवर्तन करने का भी बल, किसी भी परिस्थिति को हमारी स्थिति के प्रभाव में लाने की ताकत वह राजयोग रखता है। इसीलिए राजयोग अवश्य सीखें। राजयोग की विधि से इस सिद्धि को प्राप्त करें कि परिस्थिति में कितना भी शोरगुल हो, परिस्थिति कितना भी एकाग्रता को तोड़ने वाली हो, परंतु हम अपनी राजयोगी की स्थिति में स्थित होकर के अंदर बाहर की शांति को उसके द्वारा रख करके और उस ही शांति की स्थिति, एकाग्रता की स्थिति में हम अपने कार्य के प्रति अपना ध्यान लगाए रख सकते हैं और अपने लक्ष्य पर हम पहुंचकर
सफलता को पा सकते हैं। अतः प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ये राजयोग उनके प्रत्येक केंद्रों के ऊपर सिखाया जाता है। तो आपसे मेरा यही नम्र निवेदन रहेगा और आपसे मेरी यही नम्र विनंती है कि आप अपने स्थान के कहीं भी समीप में यदि कोई राजयोग केंद्र है ब्रह्मा कुमारी इसका, तो आप वह ब्रह्मा कुमारी राजयोग केंद्र पर जाकर के अवश्य ही राजयोग की शिक्षा को प्राप्त करें, जो राजयोग की शिक्षा जीवन जीने की कला सिखलाती है और हर कार्य में कैसे सफलता को प्राप्त करें, कैसे प्रत्येक परिस्थिति पर हम विजयी बने और हम ऐसी स्वस्थिति को प्राप्त करें कि हम स्वतंत्रता फील करें, हमें कोई भी कभी डिस्टर्ब न करे, कोई कभी हमें अशांत न करे और कोई भी हमारे कार्य के बीच में विघ्न डालने का भी यत्न न करें, और यदि विघ्न किसी के द्वारा आवे भी तो हम उस विघ्न को भी विनाश करके हटा करके हम उसमें विजयी बने, अर्थात विघ्न विनाशक बने। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपनी स्थिति को बनाने के लिए राजयोग का अभ्यास करें और बार बार उस अभ्यास को करके परिस्थिति से स्थिति बनाएं और स्थिति से प्रत्येक परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त करें। ओम शांति।